नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन है। आज हम एक नए टॉपिक को लेकर आपके बीच में आए हैं। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और भारत की विदेश नीति को अपने आप में कनेक्ट करता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2014 के बाद भारत में शासन प्रणाली का स्वरूप बदला और दक्षिणपंथी सरकार भारत में आई, यानी मोदी जी के नेतृत्व में एक नई सरकार जो लगातार दूसरा टर्म भी भारत में अपना पूरा कर रही है। और इस सरकार के आने के बाद विदेश नीति ने अपने स्वरूप को परिवर्तित कर लिया। भारत की विदेश नीति जो किसी न किसी रूप में कभी अमेरिका से प्रभावित होती थी, तो कभी यूएसएसआर से प्रभावित होती थी, कभी ब्रिटेन से प्रभावित होती थी, तो कभी मिडिल ईस्ट के देशों के साथ प्रेशर में काम करती थी। लेकिन मोदी जी के आगमन के साथ ही भारत की विदेश नीति में एक मेजर परिवर्तन आया और यह परिवर्तन यह था कि हम भारत की आकांक्षाओं, भारत की इच्छाओं के अनुरूप ही भारत के हित में काम करते हुए भारत के संबंधों को मजबूत करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को जब हम पढ़ते हैं या समझते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक सिद्धांत महत्वपूर्ण आता है, उसको हम यथार्थवाद कहते हैं, यथार्थवादी सिद्धांत। और यथार्थवादी सिद्धांत सामान्य तौर पर राष्ट्रीय हित की प्राथमिकता पर जोर देता है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट कोई है किसी देश के लिए तो उस देश का आर्थिक हित राष्ट्रीय हित है। आपको सबको पता है कि मार्गेंथाउ के आइडिया है ये, और ये मार्गेंथाउ ने ही इस कंसेप्ट को रखा था। हमें ये पता है कि किस प्रकार से वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय रियलिज्म की विचारधारा ने पूरे विश्व में यह बताने का प्रयास किया कि राष्ट्रीय हित से ऊपर कुछ नहीं होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि 1960s के दशक में एक नया दौर आता है कि यथार्थवाद की संकल्पना को चैलेंज कर दिया जाता है। और किसके द्वारा चैलेंज किया जाता है? न्यू रियलिज्म के द्वारा। इसके अंदर हम केनेथ वॉल्ट्स को देखते हैं। वह चैलेंज करते हैं क्योंकि हम देखते हैं 1960 के दौर में एक कंसेप्ट आता है शीत युद्ध में देशांत का, यानी एक शिथिलता का। और इस शीतलता के कंसेप्ट के अंतर्गत यथार्थवाद की परिकल्पना पर क्वेश्चन मार्क लगने लग जाता है। कहा जाता है कि यथार्थवाद को बोलता है कि राष्ट्रीय हित ही सब सर्वोपरि है। तो यहां पर तो आपसी सहयोग बढ़ावा मिल रहे हैं, बोल रहे हैं कि राज्य आपस में संघर्ष करेंगे, शक्ति के लिए संघर्ष करेंगे, स्ट्रगल फॉर पावर। तो ऐसे में केनेथ वॉल्ट्स ने यहां पर यह कंसेप्ट दिया। और फिर यहां पर रक्षात्मक यथार्थवाद, आक्रामक यथार्थवाद, मीर सिमर के जो ये कंसेप्ट है, इन्होंने फिर और व्यवहारिक तौर पर अंतरराष्ट्रीय संबंधों को समझाने का प्रयास किया। लेकिन यहां पर हम आज जिस विषय को समझने का प्रयास करेंगे, या जिस विषय पर मैं ये लेक्चर लेकर आया हूं, वो विषय यह है कि क्या भारत की विदेश नीति स्मार्ट पावर पर आधारित है। मैं बता दूं, स्मार्ट पावर का जो कंसेप्ट है वह जोसेफ ने दिया है। यानी कि भारत की विदेश नीति वर्तमान में स्मार्ट पावर को आधारित है या स्मार्ट पावर को फॉलो कर रही है, इस चीज को समझने की हमें जरूरत है। तो ये स्मार्ट पावर को समझने से पहले हमें दो पावर को समझना होगा। एक है हार्ड पावर, दूसरा है सॉफ्ट पावर। और ये हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर का कंसेप्ट भी जोसेफ ने ही दिया था, और इन्हीं से स्मार्ट पावर की कंसेप्ट आता है। हार्ड पावर का मतलब होता है कि राज्य
सिर्फ अपने हित को देखे और उस हित को देखने के लिए आक्रामकता को भी अपना सकता है, यानी कि ऑफेंसिव डायमेंशंस को एक्सेप्ट कर सकता है। यानी हम यूं कहें कि सेना, तकनीकी, आर्थिक, व्यापार, इन सब को अपनाकर कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय संबंधों में जब राष्ट्र राज्य अपने हितों को मजबूत करने का प्रयास करता है, उसको हार्ड पावर कहते हैं। यानी कि कोई भी डिसीजन अपने नेशन को ध्यान में रखकर लेना है, किसी भी नेशन के साथ किसी भी प्रकार के संबंधों की कोई परवाह नहीं करना है। उदाहरण के तौर पर एक देखते हैं कि अमेरिका को कोई पॉलिसी अपनानी है, तो अमेरिका अपने हितों को ध्यान में रखकर अपनाएगा। जब शीत युद्ध शुरुआत होती है शीत युद्ध की, तो शीत युद्ध की शुरुआत के साथ ही अमेरिका ने जब अपने सैनिक संगठनों के निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, तो उसके माइंड में एक चीज थी, और वह चीज ये थी कि अपने देश के हितों के साथ कोई खिलवाड़ में नहीं करूंगा। अब वो देश के हित क्या थे? तो उसको पता था कि भाई पूंजीवादी विचारधारा को ही आगे बढ़ाना है, कैपिटल आइडियोलॉजी, और उसको बढ़ाने के लिए साम्यवाद के प्रसार को रोकना है। तो साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए उसने किस प्रकार से नाटो बनाया, किस प्रकार से अपनी अलग अलग पॉलिसीज उसने लागू की। फुलटन भाषण के बाद में हम देखते हैं कि किस प्रकार से पूरा का पूरा एनवायरनमेंट एक कोल्ड वॉर में बदल गया था। तो वहां पर राष्ट्रीय हित अपना हित है, उस हित के साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हार्ड पावर ये कहता है। यानी यहाँ पर कोई कल्चरल एक्टिविटीज या कुछ ऐसे इमोशनल एक्टिविटीज काम नहीं करती है। यानी हम कहेंगे कोर रूप में तो ये रियलिस्ट है, वास्तविकता को स्वीकार करते हैं और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में किसी भी प्रकार के भावनात्मक इमोशनल स्टेप लेने से बचते हैं कि उस देश के साथ क्या हो जाएगा, उस देश के नागरिकों के साथ क्या हो जाएगा। हार्ड पावर का एक उदाहरण ये भी देख सकते हैं, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। डोनाल्ड ट्रंप का कंसेप्ट था अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। डोनाल्ड ट्रंप ने ही बाद में इन्वायरमेंटल जो पेरिस समझौता था उससे बाहर हो गया। अगर वह, तो यह हार्ड पावर कहेंगे, यानी वैश्विक दुनिया की गतिविधियों को नजरअंदाज करते हुए अपने देश के हितों को आगे बढ़ाने के लिए लिए जाने वाले स्टेप्स को सामान्य तौर पर हार्ड पावर की संज्ञा दी जाती है। सॉफ्ट पावर क्या है? तो यहां पर हम क्या कहेंगे कि यहां पर परमाणु धमकियां भी आ जाएगी और ये सारे आयाम इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो हार्ड पावर, उसके बाद आया सॉफ्ट पावर, यानी सामान्य भाषा में सरल शक्ति। सरल शक्ति इस बात पर जोर देती है कि हितों के संरक्षण के साथ वैश्विक हितों को भी प्राथमिकता देना चाहिए। यानी सरल शक्ति यह कहती है कि भैया ठीक है, हम अपने पावर का संरक्षण करेंगे, अपने नेशनल इंटरेस्ट का संरक्षण करेंगे, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट के संरक्षण के साथ ही हम वैश्विक आयामों का भी ध्यान रखेंगे। यानी हम ये कहेंगे कि ये बातचीत पर विश्वास करता है, ये वैश्विक शांति और सद्भावना पर विश्वास करता है, ये सांस्कृतिक आयामों को इंपॉर्टेंस देता है,
ये कॉन्फ्लिक्ट के दौर में भी कोऑपरेशन को लाने का प्रयास करता है। यानी अब यूं कहूं मैं तो द कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी, जटिल अंतर्निर्भरता, कोएन और नाइक का कंसेप्ट है। यानी राष्ट्र राज्यों के हित इतने मिल गए हैं कि वो अब एक दूसरे पर निर्भर हो गए हैं। यानी हम कहेंगे कि कल्चरल आइडेंटिटी को महत्वपूर्ण स्थान देना। तो एक हार्ड पावर की जब हम बात कर रहे हैं तो हार्ड पावर टोटली अपने ही हित की बात कर रहा है, लेकिन सॉफ्ट पावर कह रहा है कि चलो ठीक है, हमारा हित भी है, हम दूसरे की मानवता का भी ध्यान रखेंगे। कोविड-19 में भारत ने वैश्विक देशों को जब कोवैक्सीन प्रोवाइड कराने का प्रयास किया तो वह सॉफ्ट पावर था। श्रीलंका के अंदर आर्थिक सहायता के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट अगर भारत दे रहा है तो यह सॉफ्ट पावर है। बहुत सारे डिस्प्यूट के बाद भी पाकिस्तान के साथ डायलॉग करने की प्रयास कर रहा है तो यह सॉफ्ट पावर है। लेकिन हार्ड पावर क्या है? नहीं, हम अपने देश की सोचेंगे, हम अपनी वैक्सीन किसी को नहीं देंगे, हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, हम अपने राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देंगे, हमारे हित के साथ किसी भी प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे। तो यहां पर अब आपको सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का मतलब समझ में आ गया। अब मैं यहां पर स्मार्ट पावर की तरफ बढ़ता हूं, क्योंकि क्वेश्चन इस बार मुझे लगता है यूपीएससी इस पर पूछ सकती है। तो आप लोगों के बीच में लाया हूं कि कैसे यूपीएससी सवाल अगर ये पूछती है तो इसको हम कैसे क्या करें। स्मार्ट पावर इज द एग्जाम्पल ऑफ हार्ड पावर प्लस सॉफ्ट पावर। जब कोई देश हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर का कॉम्बिनेशन के रूप में प्रयोग करता है तो उसको बोलते हैं स्मार्ट पावर। और 21st सेंचुरी के अंदर, 21वीं शताब्दी के अंदर इस पावर का स्वरूप लगातार बढ़ रहा है। यानी कि सारे देश जरूरत पड़ती है तो हार्ड पावर भी अपनाते हैं, जरूरत पड़ती है तो सॉफ्ट पावर भी। यानी दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द हार्ड पावर एंड द सॉफ्ट पावर। जोसेफ ने डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी, जटिल अंतर्निर्भरता। यानी जोसेफ ने और कोएन ये कहना चाह रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में वर्तमान परिदृश्य इस प्रकार से कनेक्ट हो गया है कि सब देशों के हित आपस में कनेक्टेड हैं। भारत रशिया से तेल खरीद रहा है, भारत का हित है, भले ही भारत यूक्रेन से रशिया यूक्रेन से युद्ध कर रहा है। तो जब ऐसे सवाल अगर आपको आ जाए कि क्या भारत की विदेश नीति वर्तमान में स्मार्ट पावर को स्वीकार कर ली है, चर्चा करें, तो ऐसे में आपको स्पष्ट तौर से पहले बता देना है कि स्मार्ट पावर क्या होता है, थोड़ा हार्ड पावर, थोड़ा सॉफ्ट पावर, और उसके बाद में आना है कि भारत की विदेश नीति कैसे स्मार्ट पावर का प्रयोग कर रही है। कुछ उदाहरणों के साथ हम देखते हैं कि भारत की विदेश नीति ने किस प्रकार से स्मार्ट पावर को प्रयोग किया है या स्मार्ट पावर का प्रयोग किया है। तो भारत की विदेश नीति में स्मार्ट पावर, पहला, भारत व चीन के मध्य विवाद ढोकला। फिर भी वुहान समिट, कमांडर लेवल बातचीत, और अभी कल ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बोला है कि एशियाई सदी चीन
वह भारत के सहयोग के बिना संभव नहीं। संभव नहीं। तो यहां पर आपको एक उदाहरण दिख रहा है कि भाई विवाद चल रहा है, सेना आपस में लड़ रही है, धक्का मुक्की चल रही है, एक दूसरे को गरियाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वान समिट भी हो रहा है, कमांडर लेवल की बातचीत भी हो रही है। दैट इज द हार्ड पावर, दैट इज द सॉफ्ट पावर। जब इन दोनों को मिला देंगे दैट इज द स्मार्ट पावर। तो पहला चीज आप बता सकते हो कैसे। और कल ही इंडोनेशिया के एक देश में एक सम्मेलन में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि एशियाई सरहदी भारत और चीन के सहयोग के बिना संभव नहीं है। तो आप इसको कैसे संभव करोगे? तो पहला उदाहरण आप दे सकते हो कि भारत और चीन के मध्य विवाद, डिस्प्यूटेड बॉर्डर का जो मामला है, विवादित सीमा का जो मामला है, वह कहीं ना कहीं इस प्रकार से भारत की सेना का वहां डटकर खड़ा हो जाना, उनके बीच में आपस में लड़ाई का हो जाना और उसके बावजूद भी बातचीत का रास्ता अपना लेना, यह सॉफ्ट पावर का या स्मार्ट पावर का पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण, विवादित सीमा पर पाकिस्तान का बार बार सीज फायर उल्लंघन, भारत के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बावजूद भी आपसी बातचीत के विकल्पों का खुला होना, सार्क सैटेलाइट भारत ने लॉन्च की थी, उस सार्क सैटेलाइट का सभी सार्क देशों को फायदा, जिसमें पाकिस्तान भी है। यानी कि देखो कितना बड़ा विवाद है, लगातार सीजफायर उल्लंघन हो रहा है, भारत के जवानों को बलिदानी देना पड़ रहा है, फिर भी भारत बातचीत कर रहा है, भारत विकल्पों को खुला रखा हुआ है। भारत ने सार्क सैटेलाइट लॉन्च की तो भारत ने किसी भी प्रकार का कोई बैरियर वहां पर नहीं लगाया। तो ये क्या है? स्मार्ट पावर। तीसरा, रूस यूक्रेन युद्ध। भारत युद्ध के समर्थन में नहीं है, भारत बातचीत के लिए बोल रहा है। और जब पूरी दुनिया रूस पर सैंक्शन लगा रही है, भारत वहां से तेल आयात कर रहा है। जब बोला गया, अभी रिसेंटली यूक्रेन के विदेश मंत्री ने बोला कि भारत जो तेल रूस से आयात कर रहा है, वह तेल यूक्रेन के बच्चों और महिलाओं का खून है। इट्स द ब्लड ऑफ द चिल्ड्रन एंड वुमेन्स ऑफ यूक्रेन। लेकिन भारत बोला कि हम भारतीय हितों के अनुसार काम करेंगे। इट इज द स्मार्ट पावर। हम बोल रहे हैं युद्ध नहीं होना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के फ्रेमवर्क पर बैठकर हमें बातचीत करना चाहिए, लेकिन फिर हम अपने हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। स्मार्ट पावर। फोर्थ पॉइंट, S-400 मिसाइल। अमेरिका ने बोला जो रशिया से खरीदेगा उसके साथ हम संबंध नहीं रखेंगे, मित्र राष्ट्र भी संबंध नहीं रखेंगे, भारत को छूट।
स्मार्ट पावर। बिल लाकर, स्पेशली भारत के लिए बिल लाकर उन्होंने भारत को छूट प्रदान कर दी। स्मार्ट पावर है। अगला पॉइंट, 5वां पॉइंट, श्रीलंका में चाइना ने लगातार मोतियों की माला परियोजना के माध्यम से वहां पर निवेश कर दिया और श्रीलंका की हालत खराब हो गई। श्रीलंका ने भारत की बात नहीं मानी, फिर भी भारत उनका लाइन ऑफ क्रेडिट देते सहयोग कर रहा है। स्मार्ट पावर। तो हम देख पा रहे हैं इतने उदाहरणों से कि कैसे भारत स्मार्ट पावर को अपना रहा है। यानी भारत किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी के सारे आयामों को समायोजित करते हुए भी स्मार्ट पावर के कंसेप्ट को पूरा कर रहा है। तो पहले बता देना है स्मार्ट पावर क्या होता है। भारत के स्मार्ट पावर को हम निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं। भारत की विदेश नीति में स्मार्ट पावर के आयामों को हम निम्नलिखित उदाहरणों से समझ सकते हैं। 5 उदाहरण लिख दीजिएगा। लास्ट में निष्कर्ष लिखोगे तो निष्कर्ष में क्या लिखोगे ये भी मैं बता देता हूं आप लोगों को। जब आप निष्कर्ष लिखोगे तो कहोगे कि निष्कर्ष क्या कहा जा सकता है कि वर्तमान वैश्विक दुनिया कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी पर आधारित है, जहां पर मैकमुलन का ग्लोबल विलेज की अवधारणा कहीं ना कहीं राष्ट्र राज्यों को आपस में जोड़ती है। फिर भी हम राष्ट्रीय हित के कंसेप्ट को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ऐसे में जोसेफ नायक की या जोसेफ ने की स्मार्ट पावर की संकल्पना इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसका भारत अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप पूर्ण रूप से प्रयोग कर रहा है। इस प्रकार से हम इस आंसर को लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, जिसमें हमारा यही प्रयास रहेगा कि आपको आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में इनको समझाने का हम प्रयास कर सके। तब तक के लिए नमस्कार।